नमस्कार दोस्तों, मैं शिव महेश और आप देख रहे हैं स्टेट पॉलिसी। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्रांति होती क्या है या क्रांति कहते किसे हैं, या किसी घटना को क्रांति कब कहेंगे या क्यों कहेंगे। तो इसके संदर्भ में अरस्तु महोदय कहते हैं कि शासन व्यवस्था में कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्रांति। शासन व्यवस्था का मतलब चाहे वो संविधान हो या वहां पे जो प्रचलन में है व्यवस्था, उसमें थोड़ा भी परिवर्तन अगर हो तो उसको क्रांति कहेंगे। एक क्रेन ब्रिटन महोदय हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 1938 में, द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन। उसमें वो कहते हैं कि क्रांति क्या है? क्रांति बुखार है, क्रांति ज्वर की तरह है। और लेनिन का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। लेनिन कहते हैं कि क्रांति दमित और शोषित लोगों का उत्सव है। क्रांति दमित और शोषित लोगों का उत्सव है, ऐसा लेनिन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिणाम निकला उसका, ये सब चीजें जो भी थी उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रांति का कारण क्या था। फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका कारण क्या था। तो उसमें 3-4 कारण थे जो उस समय थे। एक था राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लगभग यूरोप के जो भी देश थे, मतलब सभी में नहीं लेकिन खासकर ब्रिटेन में, संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया था और लोगों को अधिकार मिल गए थे। ब्रिटेन में स्वतंत्रता और समानता लोगों को मिल गई थी। तो फ्रांस के लोगों को भी लगने लगा कि हमें भी ये अधिकार मिलने चाहिए। और एक मजेदार घटना थी उस टाइम की कि अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो फ्रांस ने ब्रिटेन और अमेरिका का समझौता करवाया, जिसको पेरिस की संधि कहा जाता है। तो पेरिस की संधि में हुआ क्या? फ्रांस ने ब्रिटेन से कहा कि ये आप इनको स्वतंत्र छोड़िए और लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। तो ब्रिटेन ने कहा ठीक है, लोगों ने समझौता कर लिया और अमेरिका आज़ाद हुआ। अमेरिका के लोगों ने मिलकर अपना संविधान बनाया और वो संविधान 1789 में अमेरिका में लागू हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो फ्रांस ने जब ये काम कर दिया कि अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, वहां पे संविधान लागू हो गया उनका अपना, लेकिन अब फ्रांस की जनता को लगने लगा कि भाई ब्रिटेन भी संवैधानिक राजतंत्र है, अमेरिका में भी संविधान बन गया है, लोगों को अधिकार मिल गए हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं ये अधिकार। तो उनका दिमाग हुआ खराब और उनको लगा कि हमें भी अधिकार मिलने चाहिए और हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमारे ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारक क्या था इसमें? वो था सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना क्या थी वहां की कि 3 वर्ग थे। एक था पादरी वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था साधारण जनता। तो इसमें 2 वर्गों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। कौन कौन से वर्ग थे वो? एक था पादरी वर्ग जो चर्च में रहते थे, मतलब जो पूजा करते थे वहां पे, जैसे भारत में मंदिर में जो रहते हैं वो वैसे वहां पे पादरी होते थे, वो पूजा करते थे। तो उनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, उनको टैक्स नहीं देना होता था। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग से भी टैक्स नहीं लिया जाता था। तो टैक्स किससे लिया जाता था सबसे ज्यादा? वो लिया जाता था साधारण जनता से। तो जनता टैक्स दे दे के परेशान हो गई थी, तो उसको लगा कि नहीं, अब क्रांति होनी चाहिए। तो एक बड़ा कारण था क्रांति का अधिकतम टैक्स लगाना। सरकार को कभी भी जनता पर अधिकतम टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा उदारवादी विचारक कहते हैं। अगर सरकार जनता पर ज्यादा टैक्स लगा देती है तो जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वो अफोर्ड नहीं कर पाती उतने खर्चे को, तो वो परेशान हो जाती है। तो क्या करती है, वो
वो परिवर्तन करती है। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो वहाँ पे सरकार बदल दी जाती है अपने वोट द्वारा। अब की बार जिस पार्टी को हमने वोट किया था, अगर वो सरकार हमारे लिए अच्छा काम नहीं करती तो हम अगली बार वोट उसको नहीं देते हैं, दूसरी पार्टी को जितवाते हैं। तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि राजतंत्र था। लुई 14वां वहाँ का शासक जो था, वो कहता था मैं ही राज्य हूँ। मतलब वो विश्वास करता था राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में। दैवीय सिद्धांत यह कहता है कि राजा जो कहेगा वही आपको करना होगा, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है धरती पर। तो आपको वही करना चाहिए जो राजा कहेगा। ऐसा लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां सभी कहते थे। लेकिन लुई 14वां जो था वही कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। तो ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पे, कि संविधान नहीं था वहाँ पे, कोई कानून नहीं था, जो भी राजा आदेश देता था जनता को वही पालन करना पड़ता था। 2 वर्गों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, तीसरा वर्ग ही सिर्फ पूरा अफोर्ड करता था, टैक्स पूरा उसी को भरना होता था। तो उसने क्या किया, क्रांति की। लोग फ्रांस की सड़कों पर निकले एक साथ और पहुंचे किसके पास, वो पहुंचे राजा के पास फ्रांस के, कि भाई हमको रोटी दीजिए, महाराज हमको रोटी दीजिए, रोटी 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 वो मांग करने लगे। तो वो उसकी जो रानी थी उसने कहा क्या समस्या है लोगों को। तो राजा ने कहा भाई ये लोग रोटी मांग रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, इनसे बोल दीजिए कि अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें भाई। तो ऐसी स्थितियां थी उनके लिए कि उनको ये पता ही नहीं था, राजा हैं वो, रानी हैं वो, तो उनको कहाँ पता होगा भाई कि आम आदमी की लाइफ कैसे होती है। तो उनको ये पता ही नहीं था कि लोग, रोटी जो है वो मिनिमम चीज है एकदम पेट भरने के लिए। तो वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो जनता इस बात की मांग करने लगी कि हमको स्वतंत्र छोड़ा जाए। तो देखिए, एक कारण इसमें सामाजिक संरचना थी, बताया मैंने, पादरी और कुलीन वर्ग, और तीसरा जनसाधारण वर्ग था। और वही आर्थिक कारक में जब ज्यादा टैक्स लगा दिया गया तो लोग उससे परेशान हो गए, और जनसाधारण में असंतोष था बहुत ज्यादा। क्यों, इसी कारण से, क्योंकि वो त्रस्त थे टैक्स भर भर के। तो क्रांति होना लाजमी था फ्रांस में। तो देखिए, और उसके बाद जो घटनाएं हुई फ्रांस में, क्रांति का जो कहा जाता है कि क्रांति हुई फ्रांस में, उसकी प्रमुख जो घटनाएं थी वो ये थी। एक, सबसे पहले स्टेट जनरल का अधिवेशन 5 मई को हुआ। ये स्टेट्स जनरल क्या थी, फ्रांस की वो संसद थी। इसकी बैठक बहुत दिनों से नहीं हुई थी। तो जब इसकी बैठक हुई पहली बार, तो इस बैठक में 3 लोग शामिल होते थे। कौन कौन, एक थी जनता, मतलब जनता का सदन, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था पादरी। तो तीनों लोग जब शामिल हुए तो जनता का जो सदन था वो मांग कर रहा था कि हम बहुमत में हैं, जनता बहुत ज्यादा संख्या में है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग बहुत कम संख्या में है, तो हमारी संख्या को या हमारे प्रतिनिधित्व को यहाँ पे बढ़ाया जाए। लेकिन उनके प्रतिनिधित्व को नहीं बढ़ाया गया, तो जनता का सदन नाराज हो गया। तो उन्होंने एक शपथ ली, इसको कहा जाता है टेनिस कोर्ट की शपथ। सभी लोग वहां पे इकट्ठा हुए एक साथ में, और उन्होंने ये शपथ ली कि हम जब तक फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र नहीं बना देंगे, या फ्रांस में जब तक सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तो नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, और फ्रांस में एक नया संविधान हम लोग जब तक नहीं बना लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये थी उनकी शपथ। तो उन्होंने ये शपथ ली, टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है इसको। उसके बाद राजा ने क्या किया, अब जिन लोगों ने शपथ लिया था वो जाहिर सी बात है राजा के विरोधी साबित हो चुके थे। तो राजा ने उनमें से कई लोगों को जेल में डलवा दिया। तो उसको कहा जाता है बास्तील का पतन। तो जिस जेल में डाला था उस जेल का ही नाम था बास्तील। फ्रांस की बहुत ज्यादा जनसंख्या एक साथ में आई और बास्तील के जेल को तोड़ डाला, और वहां के जो भी थे बंदी उनको आजाद कर दिया। तो इसको कहा जाता है बास्तील का पतन। यह घटना हुई थी 14 जुलाई को। 14 जुलाई को यह घटना हुई। तो यही इसी दिन को फ्रांस अपना आज़ादी का दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन माना जाता है कि फ्रांस राजतंत्र से मुक्त हो गया, निरंकुश राजतंत्र से। तो
इसके बाद क्या हुआ, एक चौथी घटना थी जो महिलाओं का आंदोलन था। इसको कुछ विचारक कहते हैं चुड़ैलों का धावा। अब पता नहीं वो कौन मूर्ख इतिहासकार थे कि जो महिला समानता में विश्वास नहीं करते या महिलाओं को वो नहीं चाहते कि वो शिक्षित हों या वो आगे आए आंदोलन करें, तो उन्होंने ऐसा नाम दिया इसको ताकि वो बदनाम हो। मतलब ऐसा नाम दिया कि लोग उसको अजीब माने, उनको चुड़ैल कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। तो ये मूर्खता कुछ इतिहासकार कर बैठते हैं, हालांकि आप लोगों को ये नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि ये महिलाओं का आंदोलन था। लेकिन अभी भी किताबों में जो मिलता है वो यही मिलता है कि चुड़ैलों का धावा इसको लिखा जाता है। सोचिए इसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, ये अजीब बात है थोड़ी। तो इसके बाद तीसरी जरूरी चीज, 2 शब्द निकले हैं फ्रांस की क्रांति से ही जो बहुत प्रचलित हैं पूरी दुनिया में आज। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं या नहीं भी हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है। एक शब्द है लेफ्ट, एक है राइट। लेफ्ट को कहा जाता है ये वामपंथी हैं या ये कम्युनिस्ट हैं, और राइट को कहा जाता है ये दक्षिणपंथी। तो फ्रांस में जब बैठक होती थी फ्रांस की संसद का नाम मैंने बताया स्टेट्स जनरल। तो फ्रांस के संसद की जब बैठक होती थी, जो राजा बैठता था, एक तरफ जनता का सदन बैठता था जो जनता के प्रतिनिधि होते थे, बीच में बैठता था कुलीन वर्ग, और तीसरी तरफ बैठता था या राइट साइड बैठता था पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग जो था इस पर टैक्स नहीं लगाया गया था, जो कुलीन वर्ग था इस पर भी टैक्स नहीं लगाया गया था। तो ये लोग कह सकते हैं सरकार का सपोर्ट ही करते थे। जो ये पादरी वर्ग था ये पूरी तरीके से हमेशा सरकार के सपोर्ट में ही रहता था। तो यहीं से ये दोनों शब्द निकले हैं कि जो राइट साइड होते थे वो सरकार का हमेशा सपोर्ट करते थे, और जो लेफ्ट साइड होते थे या जनता का सदन जो होता था, अगर राजा कोई नीतियां बनाता था वो बेहतर नहीं होती थी तो वो उनका विरोध करते थे। जनता की भलाई के लिए जो विरोध करते थे राजा का या राजा की नीतियों का, उनको कहा जाता था लेफ्टिस्ट या वाम दल। सरकार का जो सपोर्ट करते थे उनको कहा जाता था राइटिस्ट या दक्षिणपंथी। अब इसके बाद जो प्रमुख चरण थे क्रांति के, पहला चरण जिसको बताया जाता है 1789 से 1792, पहला चरण 1789 से 1792 संवैधानिक राजतंत्र रहा इस टाइम पे। दूसरा चरण 1792 से 1794 उग्र गणतंत्र रहा इस टाइम पे। तीसरा चरण था 1794 से 1799, ये इसको कहा जाता है उदार गणतंत्र रहा इतने टाइम तक। उसके बाद आता है चौथा चरण। चौथे चरण में 1799 से 1814 तानाशाही एवं साम्राज्यवादी। इस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट एंट्री कर चुके थे और उन्होंने एक के बाद एक यूरोप के जो भी देश थे उन पर विजय प्राप्त की और अब फ्रांस को एकदम चरमोत्कर्ष पर ले गए। एकदम फ्रांस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पर। बाद में एक दो युद्ध हुए, एक था वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन पराजित हुए और उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो देखिए इसके बाद क्या है, प्रमुख विचारक जो रहे फ्रांस की क्रांति में, कुछ विचारकों ने जो योगदान दिया या जिन्होंने जनता को जागरूक किया कि आपके अधिकार कहाँ हैं, आपकी स्वतंत्रता कहाँ है, समानता तो है ही नहीं, यहाँ पे टैक्स सिर्फ जनता पे लगाया जा रहा है। आप अपनी समानता की मांग करें, अपनी स्वतंत्रता की मांग करें। किससे मांग करेंगे? अपने राजा से मांग करें। तो क्योंकि राजा आपके ऊपर शासन कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। वो कहते हैं कि देखिए मॉन्टेस्क्यू ना तो वो संवैधानिक राजतंत्र को कहते थे कि यहाँ पे लागू कर दिया जाए, ना तो वो निरंकुश राजतंत्र का विरोध करते हैं।
उन्होंने सिर्फ नुकसान बताया कि निरंकुश राजतंत्र का नुकसान क्या है और लोकतंत्र का फायदा क्या है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ये तीनों स्वतंत्र रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। ये तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, स्वतंत्र होकर कार्य करेंगी ताकि अपना कार्य वो बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये उनके लिए आइडियल था। कौन? ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी वो मॉन्टेस्क्यू के लिए आइडियल थी। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन में ही ये व्यवस्था देखी थी कि शक्ति पृथक्करण होना चाहिए, और मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत को अमेरिका ने अपने संविधान में जगह दी और अमेरिका ने अपने यहाँ उसको अपनाया है। वहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ब्रिटेन और भारत में संसदीय व्यवस्था है और इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू है। तो देखिए, उसके बाद आते हैं वाल्टेयर की किताब थी लेटर्स ऑन द इंग्लिश। उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, समानता स्थापित होना जरूरी है हमारे समाज में। इन सब बातों को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया फ्रांस में, और फ्रांस की जनता को समझाया कि भाई आप आंदोलन करिए, सरकार से अपने अपने अधिकारों को मांग कीजिए, अपने राजा से आप अपने अधिकारों की मांग कीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है ऐसा तो इसका मतलब है वो गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में ये अधिकार लोगों को मिल चुके हैं, अमेरिका में भी मिल चुके हैं। तो फ्रांस इससे क्यों दूर रहे? फ्रांस के लोगों को भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए पूरी तरीके से। फिर आते हैं रूसो एक महत्वपूर्ण विचारक हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के। जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, रूसो ने उसमें अपना योगदान दिया है। तो रूसो कहते हैं कि राज्य जो है लोगों ने मिलकर अपने फायदे के लिए बनाया है, और जब लोगों ने मिलकर राज्य को अपने फायदे के लिए बनाया है तो भाई राजा का हम आदेश क्यों फॉलो करें? हमारे लिए कानून होना चाहिए, हमारे लिए संविधान होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड में वर्तमान में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो रूसो ने कहा भाई लोगों के अधिकार जरूरी हैं। इमाइल उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें शिक्षा सिद्धांत दिया अपना। तो रूसो के जो विचार थे वो कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण जो होता है वो उसकी परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो उन्होंने कहा लोगों की स्वतंत्रता, समानता ये सब जरूरी चीज़ें हैं, लोगों को मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये समझाया कि संप्रभुता जो है वो जनता में होनी चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनरल विल का सिद्धांत दिया है इस मामले पर कि संप्रभुता का निर्माण कैसे होना चाहिए। उसके बाद आएंगे दिदरो ने कोई किताब नहीं लिखी है, दिदरो ने सिर्फ संकलन किया था वहाँ के जो दस्तावेज थे प्रमुख। तो दिदरो ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था फ्रांस की क्रांति में अपना। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस के क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए। देखिए, यूरोप में फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है। यूरोप में फ्रांस एक अपना महत्व रखता है, शक्तिशाली देश रहा है हमेशा से। तो वहाँ पे एक वंश था बहुत दिनों से, बूर्बो वंश। लुई 14वां, 15वां, 16वां। लुई 14वां देखिए योग्य शासक था, लेकिन लुई 15वां और 16वां ये अयोग्य शासक थे। लुई 14वां ही कहता था मैं ही राज्य हूँ। तो वहाँ पे बोर्बो वंश की समाप्ति हो गई, विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया जो वहाँ पे लोगों को प्रिविलेज मिली हुई थी, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को। और तीसरी चीज वहाँ पे क्या हुआ, यूरोप के जो और देश थे, फ्रांस में क्रांति होने के बाद उनको भी लगने लगा कि क्रांति होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी क्रांति होनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। तो फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया पर इस क्रांति का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी इन शब्दों को उल्लेखित किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया पर रहा, खासकर पश्चिमी यूरोप पर रहा। अब देखिए, तीसरा, टैक्स कम कर दिया गया। तो क्रांति के बाद क्या हुआ कि जब गणतंत्र स्थापित हो गया वहाँ पे, तो जनता से जो इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था वो कम कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति को पढ़ना जितना आवश्यक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है,
उतना आवश्यक राजनीति विज्ञान के भी विद्यार्थियों के लिए है ये। और इसके साथ साथ ये जानना सभी को आवश्यक है कि स्वतंत्रता और समानता क्या होती है और विश्व बंधुत्व क्या होता है।